हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस का हम देख रहे हैं यहाँ पे 13th चैप्टर राइट्स। इसके हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जिसमें हमने स्लेवरी के बारे में जाना। उसके बाद जो है हमने जाना कि कैसे जो है मार्टिन लूथर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था उस समय उसको रोकना चाह रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि राइट्स का डेमोक्रेसी में क्या हाथ है, मतलब कितना इम्पोर्टेंस है राइट्स। फिर उसके बाद राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद कुछ राइट्स से रिलेटेड बिल्स के बारे में हमने जाना और फिर हमने जो है इंस्टीट्यूशंस देखे जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें है सबसे पहले हमने कोर्ट्स के बारे में जाना था, फिर उसके बाद हमने ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जाना था। अब नेक्स्ट जो है हमको आरटीआई के बारे में जाना है। आरटीआई कभी ना कभी आपने ये टर्म सुना होगा। तो आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन। राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। और ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है आरटीआई है वो हम कहाँ पे लगाते हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो क्या होता है आरटीआई वो हम देखेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, तो मालती लीव्स इन स्लम नियर भिलाई। शी हैज़ बिन ट्राइंग फॉर सेवरल मंथ्स टू गेट अ राशन कार्ड। तो मालती जो है एक झुग्गी बस्ती में रहती है भिलाई के पास में, और वो काफ़ी महीने से क्या चाह रही थी उसका राशन कार्ड बन जाए। She filled form for 5th time and submitted it to the block development officer. तो उसने क्या किया, बार बार उसको फॉर्म भरना पड़ रहा है, तो 5वीं बार उसने फॉर्म भरा है और सबमिट कहाँ किया है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाके। When she went a few days later to collect her ration card, the concerned official told her that the office had not received her application. अब भाई फॉर्म भर दिया, उसके बाद कुछ दिन बाद जब वो अपना राशन कार्ड लेने गई तो वहाँ पे जो कंसर्न ऑफिशियल है, मतलब वहाँ पे जो ऑफिसर था, ठीक है, जो राशन कार्ड का काम करता है, उसने क्या बोला कि उसके पास उसका कोई एप्लीकेशन नहीं आया है। When she showed him the receipt of the form she has submitted, he told he would have to trace the application. मालती was upset by his answer. अब वो मालती के पास रिसिप्ट था उस फॉर्म का, तो रिसिप्ट जब उसने दिखाया, जो फॉर्म उसने सबमिट किया था उसका रिसिप्ट था उसके पास में, तब उसके बाद जो ऑफिसर है उसको क्या बोलता है, ठीक है मेरे को ना एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा। तो मालती क्या हो गई, अब एकदम दुखी हो गई उसके आंसर से। While on her home, she met Ramesh, a boy who lives next door to her. Seeing her so educated, he asked, "What's the matter?" अब उसके बाद वो घर वापस आ रही थी, बहुत दुखी थी। तब उसको कौन मिला? रमेश मिला। और रमेश कौन है? एक लड़का है जो उसके घर के पास रहता है, और उसको बहुत ज़्यादा परेशान देख के, एजिटेटेड मतलब बहुत ज़्यादा परेशान देख के वो पूछता है कि क्या भाई, क्या मैटर हो गया? तो शी टोल्ड हिम she has submitted her application form for a ration card 4 times, but every time the block development officer told her it could not be traced. अब वो बताती है कि उसने कई बार जो है राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिया, 5th टाइम अभी दिया, लेकिन हर बार जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उसको क्या बोलता है कि अब वो उसका जो फॉर्म है वो नहीं मिल रहा है। तो रमेश आस्क्ड हर, व्हाई डोंट यू इंक्वायर अबाउट द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन। अब रमेश उसको आइडिया था, तो उसने क्या बोला कि तुम बार बार उसके पास मत जाओ, तुम एक काम करो, जो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसके तहत जो है अपने एप्लीकेशन की जांच करवाओ। तो ही टोल्ड हर, एनीवन कैन आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस अंडर अ लॉ एंड एक्ट इन 2005. ऑल यू हैव टू डू इज टू फिल इन अ फॉर्म एंड डिपॉजिट अ फिक्स्ड फी. इट इज कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो बताता है कि कोई भी अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस से कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो उसको क्या करना रहता है, उस केस में एक फॉर्म फिलअप करना रहता है, और जो फिक्स्ड फीस है उसको नॉमिनल फीस रहता है वो उसको डिपॉजिट करना रहता है। और ये लॉ कब बना? 2005 में बना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसे कहा जाता है? आरटीआई कहा जाता है, आरटीआई एक्ट। मालती कन्फेस, सन आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस लॉ। तो मालती बोलती, बेटा मेरे पास तो इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। रमेश रिप्लाइड, डोंट वरी आंटी, आई विल ब्रिंग द आरटीआई एप्लीकेशन फॉर्म टुमारो, fill it up and we can then demand the information about your pending ration card from the block development officer. तो रमेश जो है उसको जवाब देता है और बोलता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट वरी आंटी, मतलब बिल्कुल चिंता मत करो आंटी, वो आरटीआई का एप्लीकेशन फॉर्म ले आएगा, हम उसको भरेंगे और हम डिमांड करेंगे इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका राशन कार्ड है
क्यों वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से। नेक्स्ट डे विथ रमेश हेल्प मालती डिमांडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस ऑन द स्टेटस ऑफ हर एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट। अब नेक्स्ट डे जो है रमेश के हेल्प से मालती जो है इंफॉर्मेशन मांगती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से कि उसका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है आरटीआई के एक्ट के अंदर। अबाउट 20 days later she received a letter from government saying that her ration card was ready and she could collect it from the concerned office। अब 20 दिन के बाद ही उसको लेटर आता है कि हाँ तुम्हारा राशन कार्ड जो है वो रेडी है और वो आप कंसर्न ऑफिस से उसको ले सकते हैं। इन दिस वे द राइट टू इंफॉर्मेशन gives the authority to protect our rights. After Parliament passed this act, it came into effect from 1st October 2005। तो इस तरीके से अगर हम कोई भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम किसी अथॉरिटी से अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। हमारा हक है जानने का किसी भी गवर्नमेंट में हो क्या, गवर्नमेंट ऑफिस में हो क्या रहा है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई रोड बनी है तो उस रोड में कितना बजट, कितना खर्चा है, तो वो भी आप कंसर्न ऑफिस में जाकर इस तरीके की इंफॉर्मेशन भी हम गेन कर सकते हैं। तो एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी गेन्ड फ्रॉम, और ये हमारे राइट्स के अंदर आता है। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन हैज सेटअप एट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लेवल्स। We can examine documents and records under RTI and also get certified copies of record from any organization। तो इंफॉर्मेशन जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है वैसे इंफॉर्मेशन कमीशन का भी सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लेवल्स है, ठीक है। और हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड्स चाहते हैं अंडर RTI, हम उसका नॉमिनल फीस देके सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं उस रिकॉर्ड्स के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। इफ द ऑर्गेनाइजेशन फेल टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन वी कैन फाइल अ कंप्लेंट विद स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो आप अपनी कंप्लेंट जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे को दे सकते हैं। The RTI Act mandates that the required information should be provided to the petitioner within 30 days. If the matter concerns an individual right to freedom or right to life, the information should be provided within 48 hours। तो RTI जो है एक्ट है, mandates मतलब वो जरूरी करता है कि उसने ज़रूरी करके रखा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई मांग रहा है तो उसको 30 डेज़ के अंदर, पिटिशनर मतलब जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसको 30 डेज़ के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। और अगर कोई केस है जिसमें राइट टू फ्रीडम या मतलब कुछ भी ऐसा ज़रूरत का है कि मतलब वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, तो हमको वो जो इन्फॉर्मेशन है वो 48 आवर्स के अंदर मिल जानी चाहिए। तो फेलियर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन स्टिपुलेटेड टाइम इनवाइट्स अ डेली पेनल्टी ऑफ 250 रुपीज़ ऑन डिफॉल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम फाइन ऑफ 25,000। अब अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो इस केस में, ठीक है, 30 डेज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड हुआ है तो इस केस में आपको क्या है पर डे 250 रुपीज़ का फ़ाइन लग सकता है या मैक्सिमम 25,000 का भी आपको फ़ाइन लग सकता है। तो RTI हैज़ ब्रॉट ट्रांसपरेशन टू द फंक्शनिंग ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंश्योर द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन प्रॉपरली। तो RTI के आने के बाद एक ट्रांसपेरेंसी होगी। ये ट्रांसपेरेंसी मतलब कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई प्राइवेट है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप उसको ईजिली सीख कर सकते हैं, ईजिली ले सकते हैं। तो ये एक तरीके का आपको यहाँ पे RTI एप्लीकेशन का फॉर्म का परफॉर्मा दिया हुआ है। तो इसमें एप्लीकेशन का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एप्लीकेशन का डेट और क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या डिपॉजिट के 10 रुपीज़ का डिपॉजिट है, इस तरीके का मिलता है। उसके बाद हमको कमीशन फॉर वुमेन देखना है। तो वुमेन्स, अगर आप बोलेंगे कि आज की डेट में भी अगर वुमेन सेफ़ है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम AI का यूज़ करते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे कर रहे हैं जो मतलब वुमेन्स बहुत आगे बढ़ गई है, वुमेन चांद पे पहुंच गई है, वुमेन स्पेस में जा रही है और वुमेन्स बहुत कुछ कर रही है। तो हाँ, वुमेन्स कर तो रही है, लेकिन आज भी इंडिया का एक जो साइड ऐसा है जहाँ पे वुमेन सेफ गार्ड नहीं है। अपने ही घर पे बिना मतलब के, बिना किसी रीज़न के आज की डेट में भी मैंने खुद देखा है कि आज की डेट में भी वुमेन्स को प्रताड़ित किया जाता है, जहाँ पे घरेलू हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, वो किसी लेवल पे कम नहीं है। जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो इशू है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है और ये
समाज में आगे क्यों नहीं आता, क्योंकि ये घर के अंदर ही रहता है। घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आस पड़ोस वाले को पता रहता है, वो भी चुप रहते हैं, घर के लोग भी चुप रहते हैं, जो सह रहा है वो भी चुप रहता है, और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये घर घर में चलता रहता है। तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ों को भी मतलब देखने का। और ऐसा भी चीज़ है, अगर आप न्यूज़ देखेंगे, अगर आप कोई भी दिन न्यूज़ देखिए, तो उस न्यूज़ में एक न्यूज़ आपको रेप का मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो से मेरा क्वेश्चन है कि क्या वुमेन सेफ है अपने घर पे, या अपने जो जो भी सिटी है उसकी सड़कों पे। काफ़ी मूवीज़ बन जाए, काफ़ी सब चीज़ हो जाए, बट वुमेन्स आर नॉट सेफ इन दिस कंट्री टिल नाउ। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में। तो सम डेज अगो अ वुमन अराइव्ड इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कुछ दिन पहले एक वुमेन है वो एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार की तलाश में आई। सी वर्कड एज अ हाउसमेड, स्वीपिंग, स्वैबिंग एंड washing utensils. Her husband is addicted to alcohol. He beats up and snatches her hard-earned money. He comes home drunk every night and beats her up. तो अब देखिए यहाँ पे एक महिला की कहानी है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है कहीं पे भी कम नहीं हो रहा है, चाहे आप मतलब गरीबी रेखा वालों के लोगों को देखिए, या फिर आप अबव पॉवर्टी लाइन के लोगों पे भी देखिए। बड़े बड़े घर रहते, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है उसे आप मतलब बोल नहीं सकते कि अंदर में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक वुमेन है, वो काम की तलाश में आई, और वो क्या है, घर में हाउसमेट मतलब बर्तन झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती है, ठीक है। और झाड़ू लगाने का काम करती है, स्वैबिंग मतलब साफ सफाई करने का काम करती है, जो कपड़ा पकड़ के हम डस्टिंग वगैरह करते हैं, बर्तन मांजने का काम करती है। और उसका जो हस्बैंड है वो पूरा तरीके से क्या है, दारू का लत पे है, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड है अल्कोहल के लिए। अब वो क्या करता है, उसको मारता पीटता है, और जो जितना भी वो पैसा कमाती है उसको उससे छीन लेता है। और रात में वो घर में क्या करता है, दारू पी के आता है, ड्रंक करके आता है, शराब पी के आता है और उसको मारता है। तो one day I saw her bruised face and asked her why she did not protest against this domestic violence. What can I do? I am only a woman. Who will listen to me? She responded in a defeated manner. अब इस महिला से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके फेस पे जो है चोट के निशान दिखते हैं। ब्रूइस्ड फेस मतलब चोट के निशान दिखते हैं, लाल लाल जैसे चकता पड़ जाता है, उसे बोला जा रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे उसको पूछा जा रहा है कि आप ये जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फिजिकल वायलेंस हो रहा है, आपको मारा पीटा जा रहा है, इसके बारे में आप क्यों बात नहीं करते। तो वो वुमेन बोलती है कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं एक औरत हूँ और कौन मेरी बात को सुनेगा। और वो मतलब एक दुखी मतलब एक हारी हुई महिला के तरीके से बात करती है। तो देयर आर मैनी वुमेन्स लाइक हर हु face such hardship but hesitate to seek justice in women's police station, court और human right commission। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इस तरीके की प्रताड़ना को सहती है, लेकिन वो बात नहीं करती, वो पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन नहीं करती, और वो कोर्ट्स या ह्यूमन राइट कमीशन के पास नहीं जाती। दिस इज वाई अ कमीशन फॉर वुमेन हैज़ बीन सेट अप एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। द कमीशन अंडरटेक इनिशिएटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स इन डिफरेंट प्लेसेस टू जनरेट अवेयरनेस अमंग वुमेन अबाउट देयर राइट एंड लॉ पासिंग फॉर देयर सिक्योरिटी। तो इसलिए जो है हर मतलब स्टेट और सेंट्रल लेवल पे वुमेन्स कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बना के रखा गया है, ताकि वो नए नए इनिशिएटिव्स लेके आए, प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे, ताकि लोगों में जागरूकता आए कि वुमेन्स को क्या राइट मिला है और उनके लिए कौन से लॉज हैं। अ वुमेन टीचर once participated in one of the programs organized by commission in school. We would like to share you about the information she gave to the audience. अब एक वुमेन टीचर है, वो पार्टिसिपेट करती है इस तरीके का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वुमेन्स कमीशन ने, और उस स्कूल में फिर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। तो क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। द कमीशन ऑफ वुमेन हैज़ बीन सेट अप टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वुमेन्स वेलफेयर। तो ये जो वुमेन्स कमीशन है, ये क्यों सेटअप किया गया है, क्यों इसे बनाया गया है, ताकि जो वुमेन्स का जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस है वो उसमें सुधार आ सके, और गवर्नमेंट को वो एडवाइस कर सके कि वुमेन्स के वेलफेयर के लिए, मतलब
जो महिलाएं हैं उनके हित के लिए क्या क्या काम करना है। तो इट वर्क्स टू गिव वुमेन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोटेक्शन, इन्वेस्टिगेट केस ऑफ बॉन्डेड वुमेन एंड मेक वुमेन सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो ये किसके लिए काम करती है? वुमेन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन में और जो लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है उसके लिए उनको जागरूक कर सके। और अगर कोई महिला उसके साथ रेगुलर ये सब चीज़ें आ रही है हो रही है तो उसे बॉन्डेड वुमेन कहा जा रहा है। तो ऐसे अगर कोई केस है जहाँ पे रेगुलरली जो है वुमेन को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उन सब केस को वो इन्वेस्टिगेट करे, अपनी जो महिलाएं हैं उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए। सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना मतलब वो खुद पे भरोसा कर सके। ठीक है, अभी हमने इससे पहले वाला केस देखा तो उस महिला को कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो बोले मैं तो एक औरत ही हूँ। अरे भाई तुम औरत हो लेकिन औरत बहुत कुछ कर सकती है। ठीक है, और उनको इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट मतलब वो अपना रोजगार खुद हो करे। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो नेशनल कमीशन है वुमेन ने, उन्होंने अबॉलिश क्या क्या किया है, जैसे चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया है, इंश्योर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अबॉन्डेड विडो और डिवोर्स्ड वुमेन, प्रिवेंट फीमेल फ्रॉम फिटोसाइड एंड अपलिफ्ट माइनॉरिटी एंड backward caste women. It also create awareness among women to fight against exploitation and injustice. तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है इन्होंने क्या क्या किया है? फर्स्ट तो जो चाइल्ड मैरिज है, जो बाल विवाह उसको ख़त्म किया। फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं, है ना, पैसे से हेल्प करती हैं। अगर कोई महिला है जिसे घर से निकाल दिया गया है या कोई डिवोर्स्ड है या कोई विधवा महिला है उसको वो लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। फीमेल फिटोसाइड, ठीक है, फीमेल, ये इसका क्या मतलब होता है? जब गर्भ में ही जांच करा ली जाती है कि लड़का है कि लड़की है और वहीं उसको ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस पर भी वो वर्क करती हैं। और अपलिफ्ट करती हैं जो माइनॉरिटी और जो बैकवर्ड क्लास की जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी काम करती है। और एक जनरल अवेयरनेस भी क्रिएट करती है कि वुमेन्स जो है वो प्रताड़ना को, एक्सप्लॉयटेशन मतलब प्रताड़ना वगैरह ना सहें और इनजस्टिस ना सहें। अब इसका एड्रेस क्या है? छत्तीसगढ़ स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, गायत्री भवन, जल विहार कॉलोनी, रायपुर। ठीक है, ये इसका एड्रेस है। तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, तो जैसे वुमेन्स के लिए है वैसे ही बच्चों के लिए भी है। तो चिल्ड्रंस के क्या राइट है वो उसके बारे में हमको जानना है। तो सोमारू वर्क्स इन बिग होटल, द होटल मैनेजर मेक्स हिम वर्क हार्ड द होल डे अंटिल 10 PM। तो सोमारू जो है एक बच्चा है जो होटल में काम करता है। होटल मैनेजर जो है उसको बहुत दिन भर रगड़ा के काम कराता है और पूरे दिन भर 10 बजे तक कराता है। वन नाइट अ टीचर पासिंग दैट वे noticed Samaru leaving the hotel. Teacher asked him what he was doing there so late in the night. Samaru told he worked in the hotel. अब एक रात में एक टीचर है जो वहीं से गुजर रहा था, उस देखती है कि सोमारो जो है इतना लेट में वहाँ होटल से निकल रहा है। तो टीचर उसको पूछता है कि क्या कर रहे थे तुम इतनी रात को वहाँ पे? तो सोमारो बोलता है कि मैं वहाँ पे होटल में काम करता हूँ। तो टीचर आस्क्ड हिम why do you work here, why don't you go to school? Somaru told him his parents are laborers who earn very little money. This was not sufficient for the household expenses, hence Somaru has also had to work. तो यहाँ पे टीचर जो है उसको पूछती है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो, ठीक है, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तो समारोह उसको बताता है कि उसके पेरेंट लेबरर्स का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो बहुत कम कमाते हैं और इतना पैसा नहीं है कि घर के खर्चे हो सके, इसलिए समारोह वहाँ पे काम करता है। तो इन अवर सोसाइटी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड रिसोर्सेस we need to earn a livelihood such as water, forest, land, mines, etc. industries are not divided equally among the people. तो हमारी जो सोसाइटी है और हमारा जो विश्व है, यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं जिसके लिए हम मतलब जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमको जो अर्न करना है, लाइवलीहुड जो है ना, पैसे कमाने हैं जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें, जैसे कि पानी है, फॉरेस्ट है, लैंड है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सब में इक्वली डिवाइडेड नहीं है। दिस इज़ द रीज़न वाई सम पीपल आर रिच एंड सम आर पुअर। द पुअर डू नॉट हैव इनफ मनी टू और वर्क टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये बराबर बटा हुआ नहीं है, इसलिए क्या है, कुछ लोग जो है रिच है, कुछ लोग पुअर है, और जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को
पढ़ा सके। तो पुअर चिल्ड्रन लाइक सोमारू वर्क एट एज when they should be studying in school, so they remain illiterate। अब भाई गरीबी है, बच्चा माँ बाप के पास ही इतना पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो स्कूल कहाँ से जाए। तो इसलिए जो है, जो गरीब बच्चे हैं जैसे कि सुमारो, उनको छोटी एज में ही काम करना पड़ता है और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, अनपढ़ ही रह जाते हैं। तो चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स हु वर्क आर कॉल्ड चाइल्ड लेबर। और जो भी बच्चा 14 साल से नीचे का है और वो कहीं काम कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, चाइल्ड लेबर कहा जाता है। चिल्ड्रन ऑफ दैट एज हैव मेनी नीड्स, इफ दिस नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड। तो चिल्ड्रन जो इस एज के बच्चे होते हैं उनकी बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं और ये जो ज़रूरतें उस समय पूरी नहीं होती तो उनको फिजिकली मतलब बॉडी से और मेंटली दिमाग से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कीपिंग दिस इन माइंड ऑल कंट्रीज एट इंटरनेशनल लेवल सेट अप कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए सभी जो कंट्रीज हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन बनाया है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। द कॉन्सिक्वेंस ऑन चाइल्ड राइट्स अमंग दिस कंट्रीज वाज दैट द राइट्स शुड बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड इवन इन द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग सोल्यूशन सच एज वॉर। और इसका नतीजा क्या है, ये जो राइट्स बनाया गया है कमीशन के लिए, चाइल्ड राइट्स के लिए कमीशन बनाया गया है, इसका नतीजा ये है कि जो बच्चे हैं उनके राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है, कोई भी डिस्ट्रेसिंग कंडीशन है जैसे कि वॉर वगैरह भी है तो भी इनको क्या है, इनके जो बच्चे हैं उनको रेस्पेक्ट और प्रोटेक्शन दी जाए। तो यहाँ पे कुछ बच्चों की पिक्चर्स दी गई हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया है, किसी बीमार बच्चे को हाथ धुला के खाना दिया जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक। तो इंडिया टू सेट अप नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वाइल स्टेट्स हैव सेट अप स्टेट कमीशन। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं वैसे बच्चों के लिए भी जो है नेशनल कमीशन है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए और वैसे ही स्टेट्स में भी ये कमीशन है। द मैंडेट ऑफ दिस कमीशन इज टू प्रिवेंट ऑल वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट्स वेदर बाय सोशल इंस्टीट्यूशन और बाय द स्टेट। तो ये इन कमीशन का क्या काम है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी बच्चा है उसकी जो राइट्स है वो वायलेट ना हो, उस खंडित ना हो किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन या फिर स्टेट से। देयर स्पेशल फोकस इज ऑन चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एज वेल एज द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इनका स्पेशल फोकस क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज मतलब कहीं बच्चे के साथ मारपीट तो नहीं हो रही है, उन्हें गलत तरीके से रखा तो नहीं जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को खरीदा और बेचा जाता है। चाइल्ड लेबर जहाँ पे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है और उनके जो हेल्थ और एजुकेशन है चिल्ड्रन के लिए, सबके लिए काम करता है। तो दे प्रिपेयर स्टेटस रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दे ऑल्सो एडवाइज एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू ऑल द कंसर्न इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है स्टेटस रिपोर्ट बनाते हैं चाइल्ड्स के टाइम टू टाइम पे और वो ऑल्सो एडवाइस करते हैं कि और इंस्ट्रक्शन देते हैं सारे जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है उनको। अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स A34 सेक्टर 1 शंकर नगर निगम जोन ऑफिस नियर वाटर टैंक रायपुर 1। ये टोल फ्री नंबर भी है दिया हुआ है, तो अगर आपको कुछ लगता है तो आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड चाइल्ड राइट्स इन चेंजिंग कंसेप्ट्स ऑफ राइट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है जो डेमोक्रेसी है और जो बच्चों की जो राइट्स हैं ये राइट्स को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो वी ऑब्जर्व इन अवर डिस्कशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ राइट्स दैट राइट्स चेंज एज ह्यूमन नीड्स एंड थिंकिंग इवॉल्व। अपार्ट फ्रॉम सम बेसिक नीड, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिफरेंट वैल्यूज एंड आइडियल्स गेन इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जैसे कि हमने देखा, अपने जो प्रीवियस डिस्कशंस हो रहे हैं उसमें हमने देखा जो कंसेप्ट है राइट का, वो जैसे जैसे जो ह्यूमन की नीड्स है, उसकी थिंकिंग है, वैसे वैसे वो आया है, इवॉल्व हुआ है वो, ठीक है। अब उसके बाद कुछ जो बेसिक नीड्स है, वैसे ही जो बेसिक नीड्स के अलावा भी डिफरेंट मतलब पहलू हैं ह्यूमन लाइफ के, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं, जिसके कारण जो सोसाइटी में है उसमें चेंजेस होते जा रहे हैं। तो इट इज़ फॉर दिस रीज़न द नोशन एंड कंटेक्स्ट ऑफ राइट्स हैव चेंज अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर पास्ट सेवरल डेकेड्स। और इसी रीज़न के कारण जो राइट्स का जो डेफिनेशन है और कंटेक्स्ट है वो चेंज होते जा रहा है, पूरे विश्व में चेंज हुआ है पास्ट जो सेवरल डेकेड्स है उसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेनी यूरोपियन कंट्रीज नाउ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स सच फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रन। तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, तो जैसे कि एग्जांपल जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में स्पोर्ट्स को भी रखा गया है, मतलब खेलना कूदना भी बच्चे का एक अधिकार है। सिमिलरली मेनी कंट्रीज हैव फॉर्मुलेटेड स्पेशल राइट्स फॉर पीपल विद स्पेशल नीड
नीड्स। अब बहुत सारी कंट्रीज में स्पेशल राइट्स दिए गए हैं जो स्पेशल पीपल है, जैसे कि कोई अपंग है, इस तरीके का। तो इंडिया टू एनेक्टेड PWD राइट्स 1995 टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो स्पेशल नीड्स में बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे जो बच्चा देख नहीं सकता या कुछ और उसको दिक्कत है, तो इस तरीके के बच्चे स्पेशल नीड्स में आते हैं। द एक्ट हैज़ प्रोविजन फॉर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। तो पीपल विद डिसेबिलिटी जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, हाथ पैर आंखें किसी में भी तकलीफ है, तो इनको जो है स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता है। एजुकेशन में भी, है ना, पढ़ाई लिखाई करने में भी, नौकरी लेने के लिए एम्प्लॉयमेंट में भी गवर्नमेंट में, और उनका रिहेबिलिटेशन मतलब उनको किसी पर्टिकुलर जगह पर बसाने के लिए। तो 50 years ago it was probably difficult to imagine that children would need special rights for their well-being and security. It was a growing problem of child labor in the country and across the world that led to enactment of Child Labor Prohibition and Regulation Act of 1986. अब 50 साल पहले चिल्ड्रंस के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था कि उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल राइट्स देने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे जो है जो मुश्किलें आती गई और चीज़ों का डेफिनेशंस बदलते गया, तो उस चीज़ों को देखते देखते चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर एक इम्पॉर्टेंट इशू बना कंट्री में, और उसके लिए एनैक्टमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 आया। दिस एक्ट सीक्स टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस ऑक्यूपेशन। तो ये क्या करता है, ये क्या बोलता है कि कोई भी बच्चा जो है 14 साल से नीचे का है, उसको कोई भी डेंजरस जगह, जैसे कि पटाखों का दुकान है या कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे काम पे रखा नहीं जा सकता। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 कैन बी सीन एज एन आउटकम ऑफ चेंजिंग कंटेक्स्ट एंड स्कोप ऑफ राइट्स। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी अभी हमने देखा, तो ये भी जो है धीरे धीरे जो कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है, राइट्स के चेंज हो रहे हैं, तो वो उस तरीके से आया। तो अबाउट 30 to 40 years ago no one was probably have imagined that citizens would granted something like RTI Act। अब 30-40 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके का भी कुछ आएगा जहाँ पे आप गवर्नमेंट ऑफिस से आंसर्स ले, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। The need to establish this act was felt because people realized they were unable to access information on various government projects, hence they could not share their benefit। तो इसकी नीड क्यों निकली, इसकी लोगों को रियलाइज़ होने लग गया कि जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, तो हम अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या है, क्या लेखा जोखा हो रहा है, वो जानने का हमारा अधिकार है। वेदर इट वॉज अ केस ऑफ लेबरर्स इन राजस्थान नॉट गेटिंग मिनिमम वेज और पंचायत शेयर ऑफ फंडिंग इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, द lack of information was depriving people of their benefits। तो कोई भी अगर हम केस कर ले जैसे कि राजस्थान में जो लेबरर्स हैं उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा था, या पंचायत का जो शेयर है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो लोगों को अपने बेनिफिट्स से अचत कर मतलब अलग रख रही थी, उसके कारण RTI एक्ट आया। तो दिस डिमांड टू नो स्लोली गेन्ड मोमेंटम लीडिंग टू द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकमिंग ए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन द कंट्री। तो ये सारे इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट्स आती गई, इसके बाद जो है इस तरीके का RTI एक्ट लेके आया गया। तो इन द पास्ट सेवरल ईयर्स इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन मेनी स्टेट्स हैव बीन viewing different case through prism of fundamental right. They have given judgments in many cases on the basis of fundamental right listed in the institution। और अगर हम पास्ट सेवरल ईयर्स के बारे में बात करें तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वहाँ पे बहुत सारे जो केसेस हैं उनको फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे सॉल्व किया गया है। तो जजमेंट्स जो दिए गए है ना, वो बहुत सारे जो केसेस हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस में दिए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड होते हैं। द कोर्ट्स नाउ एक्सेप्ट दैट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, फूड एंड एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। तो कोर्ट्स अब एक्सेप्ट करते हैं कि पीने का साफ पानी मिलना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना, फूड और एजुकेशन, ये पूरा एक अच्छा सुखद जीवन जीने का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इन अ केस फाइल्ड बाय मोहनी जैन अगेंस्ट द स्टेट ऑफ कर्नाटका इन 1992, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन हर फेवर asserting that the need for education is an integral टू द फंडामेंटल राइट
टू फ्रीडम एंड लाइफ। तो एक केस है जिसे मोहिनी जैन ने कर्नाटका, स्टेट कर्नाटका में 1992 में फाइल किया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में आंसर दिया, उनके फेवर में वो केस को लेके आया। उसमें ये कहा गया कि जो एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट है राइट टू फ्रीडम का और लाइफ का। द कोर्ट रीजन दैट एजुकेशन वाज नेसेसरी फॉर ह्यूमन टू प्रोग्रेस इन लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी। द पार्लियामेंट पास 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 टू गारंटी एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। तो इसी को लेते आगे बढ़ाते हुए 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, और जो गारंटीड एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स के तौर पे लेके आया गया। दिस एग्जांपल शोज इफ द सोशल डिमांड इज यूनिवर्सल जस्ट एंड फॉर पब्लिक गुड द राइट विल बी द लीगल स्टेटस बाय द कोर्ट एंड पार्लियामेंट। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई डिमांड आया है सोसाइटी में, कोई सोशल डिमांड है, वो पूरा यूनिवर्सल है और वो लोगों के हित में है, तो उस राइट को लीगल स्टेटस कोर्ट और पार्लियामेंट को देना ही पड़ता है। इन टूडेज वर्ल्ड rights are the most important mediums for countries that call themselves democracy, call themselves democracies to uphold the dignity and respect for their citizens. Apart from government entities, there are many public and private institutions, organizations that are mandated to implement and monitor citizens' rights. अब आज की डेट में अगर हम पूरे विश्व में देखें तो राइट्स एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है। जो कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोलना चाहती है तो उनको अपने सिटीजन्स को एक रेस्पेक्टफुल जीवन जीने का अधिकार देना ही होगा। और गवर्नमेंट जो एंटिटीज हमने देखा, जो ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके अलावा कुछ पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन भी है जो मॉनिटर करती है कि सिटीजन्स के राइट जो है वो खंडित हो रहे हैं, नहीं तो हो रहे हैं। इवन टुडे मैनी कंट्रीज एंड मैनी सिटीजन्स इन इंडिया आर डिनाइड ऑफ सम राइट्स, मैनी पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू रियलाइज देयर लाइफ। तो आज की डेट में जैसे कि हमने स्टार्टिंग का जो सेक्शन था वहाँ पे देखा कि ऐसे बहुत सारे सिटीजन्स हैं इंडिया में, उनको नहीं पता उनके क्या राइट्स हैं, और कुछ लोग इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि उनको अपनी राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। दे आर ऑल्सो डिमांडिंग न्यू राइट्स एज देयर लाइफ स्टाइल एंड लाइफ नीड्स इवॉल्व, द स्कोप ऑफ राइट्स कीप फाइंडिंग। तो जैसे जैसे जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं तो वो अपने नए राइट्स लेके आ रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल्स के हिसाब से, लाइफ को कैसे जीना है उसके हिसाब से। तो ये जो स्कोप है राइट्स का वो धीरे धीरे क्या होता है, बहुत बढ़ते जा रहा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टू एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स एंड फाइट टू एक्वायर दैम। दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू रिमेन अलर्ट एंड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स टू प्रिवेंट गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग अथॉरिटेरियन एंड डिक्टेटोरियल। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अधिकारों को जानें, हम अपने राइट्स को जानें, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लड़े भी। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे, हमको पता नहीं रहेगा कि हमारे क्या राइट्स हैं, तो गवर्नमेंट जो है एक टाइम पे क्या हो जाएगी, अथॉरिटियन गवर्नमेंट हो जाएगी, अथॉरिटियन गवर्नमेंट और डिक्टेटोरियल हो जाएगी। मतलब वो अपना ही राज चलाने लग जाएगी, उनको फिर जनता से मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरीके के जो सिचुएशन से बचने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राइट्स को जानें। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ब्लॉक CGPO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स का टेलीफोन नंबर और एड्रेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।